इसे ज्वाइन करें, 21 स्टूडेंट्स जल्दी से ज्वाइन करें। स्टूडेंट्स कम हो गए इसलिए हमने ज्वाइन नहीं किया। चलिए ओके। अच्छा ये ना बीच में एक दो दफा डिस्कनेक्ट होगा, लेकिन आपने दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे, हमने ले ली अलोंग कर्व, अलोंग ए बी, ठीक है, कर्व ले लिया अलोंग ए बी। जो ए बी है उसके लिए हमने लिखा कि हमारे पास जो कर्व है दैट इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल्स टू एक्स के कर्व हम करना क्या चाह रहे हैं, हम करना ये चाह रहे हैं कि हमारे पास ये जो लाइन इंटेग्रल है ये डी एक्स और डी वाई में है। हम करना ये चाह रहे हैं कि हम इस सारे के सारे इंटेग्रल को या तो सारे का सारा कन्वर्ट कर दें एक्स में, या फिर सारे का सारा कन्वर्ट कर दें वाई में, ताकि हम इसको कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो हमारे पास जो कर्व है वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं डी वाई। हमारे पास डी वाई आ जाएगा 2x dx। बाय यूजिंग दीज सब्सटीट्यूशन हम ये जो हमारा लाइन इंटेग्रल है इसको या तो सारे के सारे को x में कन्वर्ट करेंगे या सारे के सारे को y में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये अब हमने डिसाइड कर लेंगे कि हम x में कन्वर्ट करने लगे या y में कन्वर्ट करने लगे। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास मैं कर सकती हूँ, मैं एक्स स्क्वायर को y सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ। ठीक है, यानी कि सारे को y में कन्वर्ट कर सकती हूँ। इसी तरह अगर मैं चाहूँ तो मैं y को x में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये हमने खुद ही डिसाइड करना है कि हमने x को y में कन्वर्ट करना है या y को x में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम इस इंटीग्रल को x में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि जिधर y है उसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे x स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये जो लाइन इंटीग्रल है ये इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रल अलोंग ए बी। ओके, अब इसको ये ए बी रहने देती हूँ, फिर हम यहाँ पे लिमिट्स भी लिख लेंगे। जब ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट से आ जाएगी। सो हमारे पास क्योंकि मैं एक्स में कन्वर्ट कर रही हूँ तो 3x स्क्वायर हम एज इट इज लिखेंगे -8, और इधर मैंने वाई स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना है क्योंकि मैं एक्स में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो मेरे पास देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y स्क्वायर कितना होगा, अगर मैं y स्क्वायर ले लूँ तो कितना हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ x, x4। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8x4। तो मैंने y स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ x पुट कर दिया और dx ये एज इट इज आ गया। प्लस सिमिलरली ये आपके पास आ गया 4y, तो ये आ गया 4, और y को मैंने इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, तो y इन टर्म्स ऑफ x क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस, ठीक है, ये 6x एज इट इज रहेगा, और अगेन मैंने y की जगह क्या लिखना है, x स्क्वायर। तो जब y की जगह मैं x स्क्वायर लिखूंगी इनटू x, तो ये कितना बन जाएगा, एक्स क्यूब। ठीक है, और डी वाई जो है इसको भी मैंने इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखना है, तो डी वाई जो है वो किसके इक्वल है, 2x dx। तो डी वाई की जगह हम लिखेंगे 2x dx, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2x dx। इस स्टेप की समझ आई है। मैंने जस्ट सिंपली ये किया है कि मैंने जो हमारी कर्व थी अलोंग ए बी वो एक्स और वाई में थी, मैंने बाय यूजिंग द कर्व अलोंग ए बी उसको यूज करके मैंने पूरे के पूरे जो लाइन इंटीग्रल था उसको एक्स में कन्वर्ट कर लिया। आप देखिए ये सारे का सारा इंटीग्रल आपका एक्स में आ गया, सही हो गया। अब यहाँ पे मुझे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लिखनी है। अब ये इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट से है, एक्स के रेस्पेक्ट से, इसका मतलब है मुझे एक्स की लिमिट्स लिखनी है, और कर्व क्या है, ए बी। ए बी के अलोंग एक्स की लिमिट्स क्या है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट किधर से किधर वेरी कर रहा है अलोंग ए बी। अगर आप देखें तो ये आपके पास 0 से 1। अगर आप देखें तो आपके पास अलोंग ए बी आपके पास जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 to 1। तो हमारे पास जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो आ गई 0 to 1। इस टाइप की समझ आ गई है। ये हमने वैसे लास्ट लेक्चर में भी किया था, जो हमारी फिजिकल क्लास थी हमने उसके अंदर भी लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट की। यस मैम समझ आ गई। ठीक है, अब ये हमारे पास सिंपली आ गया 0 to 1 3x स्क्वायर माइनस 8x⁴। और अब यहाँ पे देखिए ये 2x dx है ना, तो 2x अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, dx में कॉमन ले लूंगी सब में से क्योंकि इस टर्म में भी इस टर्म में भी है, तो dx तो मैं कॉमन ले लूंगी। जो 2x है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 2x जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 4x स्क्वायर माइनस 6x³ से। जब 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँ 2x को मल्टीप्लाई करूंगी 4x स्क्वायर से, तो मेरे पास आ जाएगा +8x⁻³ 4 2 8 और x स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज x³ माइनस 6 2 12 और x³ इंटू एक्स दैट इज x⁴। और dx हम एक दफा ही साथ में कॉमन लिख लेते हैं, सही हो गया।
सो जो यस मैम। नेक्स्ट स्टेप है उसमें जस्ट एक स्टेप और लिख लीजिएगा, -12x⁴ और -8x⁴। ये हो जाएगा -20x⁴, ठीक है। तो बाकी आ जाएगा आपके पास 3x² -20x⁴ प्लस 8x³ dx, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1। आई होप ये तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जब ये आप डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो मैं लिख देती हूँ, ये वैल्यू आएगी आपके पास -1। सही हो गया, कर लेंगे ना ये तो सिंपल एक्स वेरिएबल में जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल आ गया, यस मैम, यही आंसर आ रहा है। ठीक है। सही हो गया, ओके। अब सिमिलरली हम करेंगे, ये मैंने किया अलोंग ए बी, सिमिलरली हम करेंगे अलोंग, दूसरी कर्व क्या थी, अलोंग बी ए। बी ए, बी ए। ठीक है। तो बिल्कुल सेम स्टेप्स होंगे, आप अलोंग बी ए जो है वो लिखोगे कि आपकी कर्व क्या है, फिर उस कर्व को लेके आप अपने जो लाइन इंटीग्रल है उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर ए बी की बजाय ले रही हूँ बी ए, ये तो एफ डॉट डी आर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अलोंग बी ए, अलोंग बी ए हमारे पास कर्व क्या है, ये है आपके पास बी ए। बी ए के अलोंग आपकी कर्व क्या है, y इज इक्वल टू वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। स्क्वायर रूट एक्स। दैट कैन बी सिंपली रिटन एज, क्योंकि मैंने आगे डेरिवेटिव लेना है तो मैं स्क्वायर ले लेती हूँ बोथ साइड, दैट कैन बी रिटन एज y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ना भी लूँ तो हो तो जाएगा, लेकिन वही है स्क्वायर रूट से बचने के लिए मैंने ये किया कि पहली स्टेप पे बोथ साइड हम स्क्वायर ले लेते हैं, ओके। लारियब आपका माई कौन है, अच्छा। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं बहुत सारे डेरिवेटिव, तो यह आ जाएगा 2y dy इज इक्वल टू dx। सही हो गया। अब सेम वही सारा प्रोसेस यूज करके आपने क्या करना है कि पूरे के पूरे इस जो आपका लाइन इंटीग्रल है अलोंग बी ए, इसको या तो एक्स में कन्वर्ट करें या फिर वाई में कन्वर्ट करें। तो पूरे के पूरे लाइन इंटीग्रल को आपने सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद आपने लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लिखनी है, जिस वेरिएबल में आप अभी से बात कन्वर्ट करेंगे उसके हिसाब से आप अलोंग बी ए जो है वो लिमिट लिखेंगे। अच्छा, चलिए मुझे ये बताएं कि अगर मैं लेट से एक्स में कन्वर्ट करती हूँ तो अलोंग बी ए लिमिट्स क्या बनेंगी, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या बनेगी अलोंग बी ए, 1 वाई, टू जीरो, वाई के लिहाज से ठीक या है, एक्स के लिहाज से? एक्स के लिहाज से, ठीक है। एक्स के लिहाज से लेट से देख लेते हैं, तो 1 to 0 बनेगी। अब ये देखिए ये डायरेक्शन मैटर करती है, अगर ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ना होती ना और क्लॉकवाइज होती तो ये बनती 0 to 1, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है और आप देखिए बी ए है कर्व हमारी, बी ए में हमारी जो लिमिट बनेगी वो है 1 to 0, चाहे वो एक्स के लिए या वाई के लिए, ठीक है। तो इसमें बाकी आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद ये है कि लिमिट जो है वो ध्यान से लिखिएगा, लिमिट आपकी चाहे आप एक्स के रेस्पेक्ट से लिख रहे हो या वाई के रेस्पेक्ट से लिख रहे हो, वो आ जाएगी 1 to 0। बाकी आप कर लेंगे। यहाँ पे देखिए अगर लेट से आप इसको वाई में कन्वर्ट करना चाहे वो भी कर सकते हैं, एक्स में कन्वर्ट करना चाहे वो भी कर सकते हैं, अपनी जस्ट ये सब्सटीट्यूशन यूज करनी है, ये और ये आप कर सकते हैं, या ये जो भी आप करें, आप इसको एक सिंगल वेरिएबल में ले जाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा, ये इजी सा है, ये आपका हो जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। ये फाइनली आपके पास आंसर आएगा जब आप इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करेंगे, तो आंसर आएगा आपके पास 5/2। अलोंग बी ए आपका आंसर आएगा 5/2। और अब फाइनल स्टेप में आपने क्या करना है, जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 आई थी जिसमें आपने सी को दो इंटीग्रल्स में इसके सम में लिखा था, इंटीग्रल अलोंग सी को आपने लिखा था इंटीग्रल अलोंग ए बी प्लस इंटीग्रल अलोंग बी ए, उसमें आपने जाके बैक सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो आपके पास अलोंग ए बी वैल्यू आई है -1 और अलोंग बी ए आपके पास वैल्यू आएगी 5/2। और अगर आप इसको सम करें तो देखें आपके पास फाइनली आंसर क्या आ रहा है, 3/2। और जो आपने ग्रीन्स थ्योरम से किया वो भी आपने देखा कि आपके पास आंसर क्या आया था, 3/2। और अभी हमने किया यूजिंग लाइन इंटीग्रल तो आंसर आया 3/2। इसका मतलब है कि जब भी वेरीफाई का क्वेश्चन आएगा तो वेरीफाई का मतलब ये होगा कि यूजिंग लाइन इंटीग्रल भी क्वेश्चन को सॉल्व करें और यूजिंग जो भी आपको रिजल्ट दिया हुआ है ग्रीन्स थ्योरम है स्टोक्स थ्योरम है उससे भी सॉल्व करें। और शो ये करना होता है, फाइनली हमने बताना ये होता है कि द आंसर using line integral and using Green's theorem और Stokes theorem सेम आ रहा है, दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये वेरीफाई होता है। सही हो गया। यस मैम। बाकी लोगों को भी समझ आ रही है कि हमने कैसे ग्रीन्स थ्योरम यस अप्लाई किया, कैसे लाइन इंटीग्रल किया, ठीक है। ओके, सिमिलरली मैं एक क्वेश्चन आपको और देती हूँ जो हमने पहले किया था उससे, लाइन इंटीग्रल से हमने ऑलरेडी किया था, तो अभी वही क्वेश्चन आप मुझे करके बताएं इससे ग्रीन्स थ्योरम से, ठीक है। तो आपके पास यूजिंग ग्रीन थ्योरम आपने इसको करना है।
यूजिंग ग्रीन थ्योरम आपको इसको सॉल्व करना है। आपके पास लाइन इंटीग्रल है, इंटीग्रल में लिखूंगी इंटीग्रल अलोंग सी। ये हमने लाइन इंटीग्रल से लास्ट लेक्चर में किया था क्लास में। अभी आप इसको मुझे करके दिखाएंगे यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ये आपका लाइन इंटीग्रल है। और जो कर्व सी है, the curve C, that is a square formed by the lines x equals to plus minus 1 and y is equals to plus minus 1। चलें जी, यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम इसको सॉल्व करें। ये क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। लिखा हुआ है ऑलरेडी कि ये आपका जो कर्व है दैट इज अ स्क्वायर that is bounded by or formed by the lines x equals to plus minus 1 and y is equals to plus minus 1। सबसे पहले तो अगर मैं स्क्वायर को देखूं तो मेरे पास ये दिस इज माइनस 1, दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज माइनस 1। ये कुछ इस तरह का स्क्वायर आ जाएगा। और इसको लेबल भी कर लेते हैं। ये है x इक्वल टू 1, ये है x इक्वल टू माइनस 1, ये जो बाउंड्री है। सिमिलरली ये है y इक्वल टू 1 और ये बाउंड्री आ गई y इक्वल टू माइनस 1। और डायरेक्शन ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज और इसके को नाम भी दे देते हैं ए बी सी डी। चले जी, यूजिंग ग्रीन थ्योरम, इसको हमने इससे पहले इस सेम यही क्वेश्चन किया था यूजिंग लाइन इंटीग्रल। अब इसी क्वेश्चन को करें यूजिंग ग्रीन थ्योरम। क्या फार्मूला है ग्रीन थ्योरम का? लिखिए। ग्रीन थ्योरम का फार्मूला होता है इंटीग्रल अलोंग सी, लाइन इंटीग्रल ऑलरेडी मुझे गिवन है तो मैं यही लिखने लगी हूँ। इंटीग्रल अलोंग सी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा फार्मूला लिखने के लिए? डबल इंटीग्रल आ जाएगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? फार्मूला क्या है? डेरिवेटिव्स लेने पड़ेंगे मैम, जी पार्शियल बिल्कुल डेरिवेटिव्स। बिल्कुल। ये क्या है और ये क्या है? इसको हम क्या कॉल करते हैं? पी कहते हैं, पी ऑफ एक्स वाई। पी डी एक्स, बिल्कुल पी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये आपके पास पी है और ये आपके पास क्यू है। दिस इज पी, दिस इज क्यू। और आपने करना होता है क्यू एक्स माइनस पी वाई। क्यू एक्स कैलकुलेट करें। ये जो फंक्शन है क्यू, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ रहा है? 2x आता है। 2x। ये आ गया आपके पास 2x माइनस, और पी वाई, ये जो पी फंक्शन है इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें विद रिस्पेक्ट टू वाई, x आ जाएगा। एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास क्यू एक्स माइनस पी वाई। और साथ में आप ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन कुछ भी दे सकते हो, तो मैं दे देती हूँ डी एक्स पी वाई। जी ओके। सो अब आपके पास डी एक्स डी वाई है, तो आपने ओरिजेंटल क्रॉस सेक्शनिंग करनी है। ओरिजेंटल लाइन आप ले लें यहाँ पे किसी भी जगह इस रीजन में। अब मुझे बताएं लेफ्ट से एक्स की लिमिट क्या है और राइट से एक्स की लिमिट क्या है, क्योंकि कांस्टेंट कर्व से तो हमें डायरेक्टली लिमिट से ही मिल जाएंगी। तो अब आपके पास लेफ्ट पे एक्स की लिमिट -1 से 1। -1 to 1। सिमिलरली वाई के लिए क्या आ जाएगी लिमिट? वर्टिकली मूव कराएंगे तो तो -1 से 1। -1 to 1। सो ये आपके पास जो रीजन आया है दैट इज रेक्टेंगुलर रीजन। ऑब्वियसली बात है, स्क्वायर है, दैट इज स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगुलर रीजन आया है। और इसमें आपको पता है ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन चेंज करने में भी कोई इशू नहीं होता, बाकी कैलकुलेशन में भी कोई इशू नहीं होता। 2x माइनस एक्स कितना होगा? x आ जाएगा एक्स मैम, आ लेकिन जाएगा। ये 0 आ रहा है मेरे ख्याल से आंसर, इसका चेक करें। हाँ जी बिल्कुल, इसका आंसर आपके पास 0 आएगा। सही हो गया, इसका फाइनल आंसर आपके पास आएगा 0। और ये क्वेश्चन हमने लाइन इंटीग्रल से किया था, तो आप देखिएगा लेक्चर में तो वो कितना लेंथी हुआ था। ठीक है, क्योंकि हमने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, फिर हमने अलोंग ए बी बी सी सी डी डी ए, और फिर फाइनली जब हमने सम किया तो हमारे पास आया था 0। और यही सेम क्वेश्चन आप देखिए इससे ग्रीन थ्योरम से 2 लाइंस में हो गया। तो यही फायदा है हमें लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने का भी। ठीक है, मैम ध्यान लेकिन दीजिए। 0 आया क्यों है? इसका एरिया 0 तो नहीं बनता। ये एरिया तो नहीं होता, डबल इंटीग्रल क्या चीज है? वॉल्यूम होती है, लेकिन मतलब वो 0 क्यों आई है? वॉल्यूम अबव दिस रीजन अंडर द सरफेस। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये फंक्शन आपको गिवन है ना एफ, जो वेक्टर फंक्शन है, उसके कंपोनेंट्स को आपने इंटीग्रेट किया है अलोंग एक्स एंड अलोंग वाई। ठीक है, इसके पीछे अगर आप वो थ्योरी देखें ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ओके मैम।
ठीक है, ये कहलाते हैं सरफेस इंटेग्रल्स। ये हमने सरफेस इंटेग्रल्स कैलकुलेट किए हैं। इनकी थ्योरी में मैं नहीं गई क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने डायरेक्टली कहा कि चले हम इस पे चले जाते, रिजल्ट्स कर लेते, रिजल्ट को आगे अप्लाई करना सीख लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये थोड़ी सी जो ये है ना, क्या कहते हैं, वेक्टर फील्ड्स, उनमें थोड़ा सा माइनर सी चेंजिंग है, लेकिन वही बात है कि उसको डिस्कस करने को उतना टाइम नहीं था, तो फिर मैंने वहाँ पे स्किप किया। मैंने कहा चलो हम इस पे आगे बढ़ते हैं, इस पे। ओके मैम। चलिए। और अगर यही क्वेश्चन वेरीफाई के साथ हुआ तो आप क्या करोगे, इसको इस तरह से ग्रीन्स थ्योरम से भी करोगे और लाइन इंटीग्रल से भी। लाइन इंटीग्रल से भी, और दोनों से आपने ये शो करना होगा कि आपका रिजल्ट जो है वो सेम आ रहा है। सही हो गया? बाकी लोगों को समझ आ रही है? मैम बाकी वेरीफाई में क्या? हमेशा आंसर। जी जी, वेरीफाई का मतलब ही ये है कि आपने मैम ये वेरीफाई करना है कि आपके पास लाइन हमेशा सेम आएगा। नहीं मैम, ला- उसमें आंसर आंसर हमेशा सेम आएगा उसमें। हमेशा सेम आएगा, क्योंकि दोनों ही ना, हम क्या करते हैं, हम उसी ओके लाइन मैम। इंटीग्रल को कन्वर्ट करते हैं सरफेस इंटीग्रल में, तो ऑब्वियस सी बात है जो लाइन इंटीग्रल से आंसर आना चाहिए वही सरफेस इंटीग्रल से भी आना चाहिए। लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल ओके में मैम। चीजें दोनों एक ही कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? आप इंटीग्रेट करते हो किसी वेक्टर फंक्शन को अलोंग सम कर। ठीक है, दोनों काम एक ही करते हैं। ओके मैम। बाकी लोगों को भी समझ आ रही है? जो अभी तक हमने काम किया है बाकी लोगों को भी समझ आया है? नहीं, आपका माइक तो ऑन है लेकिन आपकी आवाज नहीं होगी। अच्छा जी, तो ये था आपके पास ग्रीन्स थ्योरम। अब हम आ जाते हैं स्टोक्स थ्योरम की तरफ। और स्टोक्स थ्योरम से पहले ना हमें एक छोटी सी चीज सीखनी पड़ेगी, मे बी आपको आती भी हो, लेकिन हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। दैट इज कर्ल ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन का कर्ल फाइंड करना पड़ा हुआ है, कर्ल फाइंड करना। क्या चीज मैम? कर्ल 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 ऑफ अ फंक्शन। पता नहीं मैम। नो मैम, ये नहीं, पहली दफा सुन रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो हम सेक्शन 16.7 की तरफ जाने लगे, लेकिन उससे पहले ना हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने बीच में से ना कुछ चीजें स्किप की हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा क्लासेस भी नहीं है, इतना टाइम भी नहीं रहा होगा, तो मैंने बीच में से ना थोड़ी सी चीजें स्किप कर ली हैं। अगर हमारे पास लास्ट लेक्चर तक कुछ टाइम बन गया तो मैं डिस्कस भी कर लूंगी। वो थेरी ये है, थोड़े कॉन्सेप्ट हैं, तो अगर टाइम बच गया तो हम तो उसको डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, हमारे पास होता है कर्ल ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, कर्ल ऑफ अ फंक्शन। कर्ल ऑफ अ फंक्शन क्या है आपके पास? अ, अगर आप ले लेते हैं डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर को आप जानते हैं, दैट इज, डेल ऑपरेटर क्या चीज है? ग्रेडियंट ऑपरेटर। दैट इज द डिफरेंशियल ग्रेडियंट। ऑपरेटर, बट इट इज वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। बिल्कुल, इट इज वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, जिसको हम डिफाइन अगर करें, तो मैंने इसको डिफाइन भी ये किया था, दैट इज पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जेड के। मैंने आपको बताया था कि दैट इज अ वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, जिसका आई कंपोनेंट होता है पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, जे होता है पार्शियल बाय पार्शियल वाई, के होता है पार्शियल बाय पार्शियल जेड। अगर आपका फंक्शन तीन वेरिएबल का है तो तीन कंपोनेंट्स आ जाएंगे, अगर दो का है तो आई और जे जस्ट आ जाएंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेल और नेबुला ऑपरेटर। ठीक है, दैट इज वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। अगर आप वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर की क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं विद सम वेक्टर फंक्शन, आपका जो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है इसकी अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट है, आपको पता है वेक्टर्स में एक डॉट प्रोडक्ट होती है और एक क्रॉस प्रोडक्ट होती है। ठीक है, अगर आप डिफरेंशियल ऑपरेटर की, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर की क्रॉस प्रोडक्ट, डेल की क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो विद वेक्टर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड कर्ल ऑफ अ फंक्शन। दैट इज कॉल्ड कर्ल ऑफ अ फंक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय सी यू और एल ऑफ एफ। इसको हम लिखते हैं कर्ल ऑफ एफ, रीड भी इस तरह करते हैं, कर्ल कर्ल एफ। कर्ल एफ इज गिवन बाय डेल क्रॉस एफ। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप याद रखोगे, ये आपके पास कर्ल ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन। ठीक है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, कैसे लेते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट दो फंक्शंस की? आगे साइन ऑफ थीटा आ जाता है मेरे ख्याल से। वो तो बाय डेफिनेशन है। ठीक है, इसको हम अगर लिखें, बिल्कुल वो आप सही करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल मैग्नीट्यूड ऑफ एफ साइन थीटा इनटू एन नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, वो बाय डेफिनेशन है। वैसे अगर हम लिखे तो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हम डिटर्मिनेंट कंसीडर करते हैं। हम ले लेते हैं फर्स्ट कॉलम एज द डायरेक्शन आई जे के, और फिर इधर हम लिखेंगे डेल का आई एथ जेथ एंड केथ कंपोनेंट, और सेकंड रो में, थर्ड रो में हम लिखेंगे एफ का आई एथ जेथ एंड केथ कंपोनेंट।
ठीक है, तो हमारे पास मैं इसको लिखूँ दैट इज पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल डेल के आई एच जे एच कंप्लीट आई एच जे है पार्शियल बाय पार्शियल जेड। सिमिलरली एफ का मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि जो एफ वेक्टर है दैट इज f1i प्लस f2j प्लस f3k, तो ये आ जाएगा f1 f2 f3। सो ये डेफिनेशन आपके पास कर्ल ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, जब आपने फंक्शन का कर्ल फाइंड करना होगा तो आपको क्या करना होगा कि डेल ऑपरेटर का ये जेड केथ कंपोनेंट और आपने लेना होगा फंक्शन का जो आपको वेक्टर फंक्शन के बने उसका ये जेथ और केथ कंपोनेंट, और आपने ये 3x3 डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आता है? ठीक है, तो अब ये 3x3 लेट से मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास यहाँ पर आप माइनर्स एंड कोफैक्टर्स लिखते हैं। अगर मैं साइन लिखूँ तो दैट इज कोफैक्टर, अगर मैं साइन के बगैर दैट इज माइनर। ठीक है, तो मैं पहले साइन लगा देती हूँ। तो ये आपके पास ये क्योंकि पोजीशन होती है 1 1, तो आपके पास 1 1 2 इवन पोजीशन आती है तो प्लस साइन आएगा। ये आपके पास पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि 1 2 1 + 2 दैट इज 3 ऑड है तो ये नेगेटिव आ जाता है। और आपके पास ये है 1 3 दैट इज 1 + 3 4 इवन, तो ये आपके पास प्लस आ जाता है। इसी तरह आप जो है वो साइंस देते हो। और इसको हम क्योंकि 3x3 डिटर्मिनेंट है तो हम इसको बाय रो 1 एक्सपेंड कर लेते हैं। रो 1 से अगर हम एक्सपेंड करें तो हमारे पास आ जाएगा आई, और जो ith एंट्री है जो ith एंट्री है इसका माइनर। इसका माइनर का मतलब ये है कि आपने ith वाला कॉलम और रो जो है उसको एलिमिनेट कर देना है और बाकी आपके पास जो डिटर्मिनेंट रह जाएगा वो लिखना है। अगर मैं ith वाली रो और कॉलम जो है उसको टर्मिनेट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल वाई पार्शियल बाय पार्शियल जेड f2 f3, ये माइनर आ जाएगा कि आई इस एंट्री का ये जो 1 1 पोजीशन पे एंट्री है इसका माइनर आ गया, दिस डिटरमिनेंट। और क्योंकि मैंने साथ में साइन भी लगा दिया, इसका साइन था प्लस, दैट इज कोफैक्टर। सही हो गया। माइनस जे, नेक्स्ट आ गया माइनस जे, और फिर जे का माइनर क्या आ जाएगा, यानी कि आपने जे वाली रो और कॉलम एलिमिनेट कर देना। जे वाली रो और कॉलम एलिमिनेट करने, आपके पास आ गया पार्शियल बाय पार्शियल एक्स पार्शियल बाय पार्शियल जेड f1 f3, ऐसे ही करते हैं ना डिटर्मिनेंट। फिर यस मैम। नेक्स्ट आ जाएगा प्लस के, तो केएथ हमारा वाली भी रो तो निकला भी नहीं। केएथ वाली रो अच्छा केएथ वाली रो और कॉलम जो है उसको हम एलिमिनेट करेंगे। केएथ वाली रो और कॉलम जब हम एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल एक्स पार्शियल बाय पार्शियल वाई f1 f2। तो ये होता है हाउ वी सॉल्व अ 3x3 डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अब 3x3 डिटर्मिनेंट में अब कन्वर्ट हो गई है 2x2 में, और 2x2 डिटर्मिनेंट आपको कैलकुलेट करना आता है। तो क्या होता है कि आप प्रिंसिपल डायगोनल की प्रोडक्ट लेते हो माइनस सेकेंडरी डायगोनल की प्रोडक्ट लेते हो। लेकिन इस केस में एक चीज डिफरेंट है क्योंकि आपके पास यहाँ पर ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर के कंपोनेंट्स है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स पार्शियल बाय पार्शियल वाई पार्शियल बाय पार्शियल जेड, ये jth एंड kth कंपोनेंट्स है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं होगी बल्कि ये ऑपरेटर अप्लाई होंगे इस फंक्शन पे। जो आपके पास फॉर एग्जाम्पल मैं ith को सॉल्व करूँ किया जाएगा आई, और आपके पास क्या आ जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ f3। ये जो ऑपरेटर है पार्शियल बाय पार्शियल वाई ये अप्लाई हो जाएगा फंक्शन f3 पे। माइनस सिमिलरली पार्शियल बाय पार्शियल जेड जो ऑपरेटर ये अप्लाई हो जाएगा f2 पे, पार्शियल बाय पार्शियल जेड ऑफ f2। ये बात समझ आई है कि यहाँ पर ये ऑपरेटर्स अप्लाई, ये प्रोडक्ट्स नहीं है, ये ऑपरेटर्स अप्लाई हो रहे हैं फंक्शन के कंपोनेंट्स पे। f1 f2 f3 जो है वो आपके फंक्शन के आई जेथ एंड केथ कंपोनेंट्स थे, ये ऑपरेटर्स जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं आपके फंक्शन के कंपोनेंट्स पे। ये बात समझ आई यस है? मैम। फिर इसी तरह आ जाएगा माइनस जे, अब जे में देखें तो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स जो है वो अप्लाई होगा f3 पे, माइनस पार्शियल बाय पार्शियल जेड जो अप्लाई होगा f1 पे, पार्शियल बाय पार्शियल जेड जो अप्लाई हो जाएगा f1 पे। और सिमिलरली केथ के लिए लिखें, आपके पास आ जाएगा प्लस के, और यहाँ पर पार्शियल बाय पार्शियल एक्स अप्लाई होगा f2 पे, माइनस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जो ये अप्लाई हो जाएगा f1। ठीक है, तो बाकी हम ये अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक वेक्टर आएगा दैट इज रिजल्ट ऑफ दिस कर्ल ऑफ द फंक्शन। अब इसी बात है क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है दैट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है दैट इज ऑलवेज अ वेक्टर। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट अ कर्ल ऑफ अ फंक्शन। किसी की समझ आई है? फंक्शन दे दूं, कल कैलकुलेट करके दिखाएंगे। यस मैम।
अच्छा मैं एक फंक्शन लिख रही हूँ ना, आप इसका कर कैलकुलेट कर देते हैं मुझे, ठीक है? सबने कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ से ही नाम कॉल करूंगी और जिसका कॉल करूंगी वो बताएगा कि क्या रिजल्ट आएगा। ये याद रखिएगा कि आपने, आपके पास कर्ल एफ की डेफिनेशन की है डेल क्रॉस एफ। तो आई जे के लेंगे, डेल के कंपोनेंट्स लेंगे और फिर एफ के कंपोनेंट्स, और 3 क्रॉस 3 ये डिटरमिनेंट आपने सॉल्व करना है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप लोग सॉल्व करो, फिर मैं नाम लेके जिससे पूछूंगी वही बताएगा। अच्छा मैम, एक दफ़ा बता दें F1 F2 F3 किस तरह हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें। हमारे पास वो एक फंक्शन है ना, वेक्टर फंक्शन। वो आई एफ कंपोनेंट है ना, F1 मैंने क्या लिखा, एफ बस, ओके ठीक हो गया, सही समझ आ गई। F1 I प्लस F2 J प्लस F3 के, ये कंपोनेंट्स, F1 F2 F3 जो ये कंपोनेंट्स है इसमें, आई एच जे एफ है ओके ये। मैम। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। फाइंड द कर्ल ऑफ एफ, कुछ फंक्शन आपको गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस जेड आई प्लस एक्स ई टू द जेड जे, प्लस एक्स ई टू द जेड जे। नेक्स्ट टाइम आपके पास प्लस एक्स वाई के, प्लस एक्स वाई, ये फंक्शन है और इस फंक्शन का आपने कर्व फाइंड करना है। अब जिसको समझ नहीं आ रही स्टार्टिंग की वो पूछेगा तो मैं फिर बताऊंगी कि कैसे करना है, और अगर आपको समझ आ रही तो करे, और फिर मैंने नाम कॉल करके पूछना है कि क्या है आपका आंसर। मैम ये J कंपोनेंट क्या लिखा हुआ है आपने? एक्स ई टू द जेड, ओके मैम। एक्स ई टू द जेड। आपके पास एफ का ये कंपोनेंट है एक्स स्क्वायर माइनस जेड, जेड कंपोनेंट है एक्स ई टू द जेड, और केथ कंपोनेंट है एक्स वाई। इस फंक्शन का आपने कर्व फाइंड करना है। कर्ल एफ होता है डेल क्रॉस एफ, इसको आप डिटर्मिनेंट में की फॉर्म में लिखते हैं, आई जे। इवन यहाँ पे केयर कंपोनेंट ना भी होता तो भी मैं ऐसे ही लिखती, के को 0 रख देती, एक्स स्क्वायर माइनस जेड, एक्स ई टू द जेड, एक्स वाई। ओ सॉरी, ये डेल के पहले कंपोनेंट, डेल के कंपोनेंट्स आपने पहले लिखने हैं, तो डेल के कंपोनेंट से पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल वाई, पार्शियल बाय पार्शियल जेड, और फिर आपके लिखने हैं। आई एफ कंपोनेंट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस जेड, जेड कंपोनेंट है एक्स ई टू द जेड, और आपका केथ कंपोनेंट है एक्स वाई। अब ये जो 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट है ना, इसको सॉल्व करें, तो फाइनली मैं पूछूंगी सबसे कि क्या क्या आंसर आएगा। मैम ये आई जे के कंपोनेंट आए हैं, इनको एक फंक्शन बस यही है वेक्टर हमारा। हाँ जी, यही वेक्टर फंक्शन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप कर्व फाइंड कर बस रहे ठीक थे हो ना गया। तो और किसने कैलकुलेट किया है जिससे मैं पूछूं, और किसने कर्ल एफ कैलकुलेट किए? 21 स्टूडेंट्स हैं, बाकी लोगों में से किसने कैलकुलेट किया है कर्ल एफ? बाकी लोग सुन भी रहे हैं कि नहीं, बस सिर्फ ज्वाइन किया हुआ है? सुन रहे हैं। समझ आ रही है कि कैसे कैलकुलेट किए? देखिए आपने ले लिया आई, और फिर लिखा आपने ये आ गया प्लस, ये आ गया माइनस, ये आ गया प्लस। सबसे पहले आपने साइन ले लिए, ठीक है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट से, तो ये आ गया प्लस आई, और फिर अब आई का माइनर, आई के माइनर के लिए आपने क्या किया, चलिए मैं माइनर साथ में लिख देती हूँ। आई के माइनर के लिए आपने क्या किया कि जो आई वाली रो और कॉलम था उसको एलिमिनेट कर दिया, बाकी जो डिटरमिनेंट 2 + 2 का आता है वो आपने लिखा। देखिए आई वाला कॉलम फर्स्ट बनता है, आई वाली रो भी फर्स्ट बनती है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने एलिमिनेट कर दिया,
डिलीट कर दिया, बाकी हमारे पास आ गया पार्शियल बाय पार्शियल वाई, पार्शियल बाय पार्शियल जेड, तो फंक्शन आ गया आपके पास एक्स ई टू द जेड, ठीक है, फिर एक्स वाई, ये आपके पास आएगा, आई का माइनस में नहीं लिखा, फिर लिखा आपने माइनस जे, और फिर जे का माइनस, जे के माइनस के लिए आपने जे वाली रो और कॉलम जो है डिलीट करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करना है। फर्स्ट और सेकंड कॉलम को जब आपने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, आपके पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट हुआ, तो आपके पास आ गया पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, पार्शियल बाय पार्शियल जेड, और इधर फंक्शन आ गया एक्स के माइनस जेड, और ये आ गया एक्स वाई। इसी तरह आपने किया प्लस के, और फिर के का माइनर लिखा है। अब कोई के का माइनर कौन बताएगा हारून के अलावा? मुनीब आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, बोले। पार्शियल बाय पार्शियल एक्स। ओके, के लिए आ गया पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, मैंने हारून नहीं बताया। पार्शियल बाय पार्शियल वाई, पार्शियल बाय पार्शियल वाई, फंक्शन क्या आ गया, फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस जी, एक्स स्क्वायर माइनस जी, और ये आ गया एंड एक्स इंटू ई की बार जेड। बिल्कुल सही, एक्स ई टू द जेड, ठीक है। सो हमने ये के का माइनस लिखा, अब हमने इसको सॉल्व करना है, सो ये आ गया आई। अब यहाँ पर पार्शियल बाय पार्शियल वाई अप्लाई करना है एक्स वाई पे, ठीक है, सो हम इसको लिखेंगे पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ एक्स वाई, क्योंकि हमने ये ऑपरेटर फिर अप्लाई करना है एक्स वाई पे, दैट मीन्स हमने एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये होता है अप्लाई करना, ठीक है। सो हमने ये ऑपरेटर इधर अप्लाई करना है, माइनस सिमिलरली पार्शियल बाय पार्शियल जेड को अप्लाई करना है एक्स ई टू द जेड पे। ये स्टेप सबको समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम। ठीक है, इन फंक्शंस का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल, ठीक है। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास माइनस जे इंटू जो भी आता है प्लस के, वो आप लिख लीजिएगा, माइनस माइनस जे प्लस के जो भी आ रहा है, ठीक है, एक में कर दीजिए, ये आ जाएगा आई, एक्स वाई का पार्शियल डेरिवेटिव लें वाई के रेस्पेक्ट से, क्या आएगा? एक्स आ जाएगा। एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स माइनस एक्स ई टू द जेड का पार्शियल डेरिवेटिव जेड के रेस्पेक्ट से, एक्स कांस्टेंट कोएफिशिएंट ट्रीट सेम होगा, आ जाएगा ये। हाँ जी, ये आ, इसी तरह माइनस जे प्लस के लिए भी आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा कर्ल ऑफ अ फंक्शन। समझ आइए, जहां से ना समझ आई बताइएगा, फिर मैं हम ये पे। एक्स ये जी एक्स जो है मैंने कांस्टेंट रेट होगा। नहीं नहीं, हम y के रेस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, हाँ कांस्टेंट कोएफिशिएंट ट्रीट होगा, बिल्कुल x जो है वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट ट्रीट होगा, और y का डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट से 1 आता है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, x कांस्टेंट कोएफिशिएंट ट्रीट हुआ, e टू द z का डेरिवेटिव आ गया z के रेस्पेक्ट से, और इसी तरह बाकी में भी ऐसे ही होगा। जैसे देखिए j के लिए आप करेंगे तो पार्शियल बाय पार्शियल x जो है x y पे अप्लाई होगा, तो आप x के रेस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे, y जो है कांस्टेंट कोएफिशिएंट ट्रीट करोगे। इसी तरह पार्शियल बाय पार्शियल z अप्लाई होगा x के माइनस z पे, तो पार्शियल बाय पार्शियल z ऑफ x की जो है वो 0 आ जाएगा, और पार्शियल बाय पार्शियल z ऑफ माइनस z जो है वो -1 आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी करोगे, ये ऑपरेटर्स आपने जस्ट अप्लाई करने हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्ट ये चेंज है कि आपके पास जो सिंपल नंबर्स का जो 2 + 2 डिटर्मिनेंट होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑपरेटर अप्लाई होते हैं, क्या आपकी डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते हैं, ये जस्ट डिफरेंस है, बाकी सेम हुई है जो आप 3 + 3 में करते थे। जी, कर्ल ऑफ अ फंक्शन कैलकुलेट करना आ गया? यस मैम। अब हम आ जाते हैं स्टोक्स थ्योरम की तरफ। अच्छा, बल्कि उससे भी पहले एक चीज और कर लेते हैं, कुछ बेसिक चीजें ना ये मैं वहां से जरूरत पढ़नी पढ़नी है, क्या मैं ये कर लेते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, अच्छा आपके पास हम जब वेक्टर्स लेते हैं तो हम एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन ले लेते हैं आई, वाई के अलोंग ले लेते हैं जे, जेड के अलोंग ले लेते हैं के, ये आपके पास ओरिजिन है। अगर मैं कंपोनेंट्स लिखूं तो आई के कंपोनेंट्स होते हैं 1 0 0, जे होता है 0 1 0, के होता है 0 0 0 0 1, ठीक है। 3D में कर लिखूँ, 3D में करूँगी कंपोनेंट्स, ठीक है, ये आपके पास आ गया आई जे एम के। ओके, अब इसके बाद
मेरे पास जो रीजन हम आर, मैंने आपको बताया था कि हम रीजन डिनोट करते हैं, ठीक है। आपके पास जो रीजन है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। जैसे हमने कोई अभी लिया स्क्वायर ले लिया, या हमने कोई जनरल रीजन ले लिया, या रेक्टेंगल ले लिया, या हमने कोई भी सर्कल ले लिया, कोई भी रीजन, ठीक है। अब ये जो रीजन हैं ये किधर किधर होते हैं? दे आर इन द प्लेन। ऐसे ही है ना, आपके रीजन जो होते हैं वो किधर होते हैं? प्लेन। फंक्शन ऑफ यस मैम। वेरिएबल्स बात करते हैं, ठीक है। तो ये 2D में आता है। अच्छा, अब मेरा जो रीजन है, अब प्लेन जो है, अगर मैं अब 3 डायमेंशन लूँ, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है जेड एक्सिस, अगर 3 डायमेंशन की बात करें। अब प्लेन जो है, कितने प्लेन आ सकते हैं यहाँ पे? अगर मैं इस 3D में आपसे प्लेन्स पूछूं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एक्स वाई प्लेन हो सकता है। ऐसा ही है, एक्स वाई प्लेन जो हम यूजुअली लेते भी हैं। 3 किस्म के प्लेन आएंगे। हाँ जी बिल्कुल, एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन। हमारे पास 3 किस्म के प्लेन आ जाएंगे, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कौन सा वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है, और जो सॉरी कौन सा वेक्टर है जो कि नॉर्मल है टू द एक्स वाई प्लेन? कौन जेड सा? एक्स। जेड नहीं, जेड नॉर्मल एक्स नहीं। नॉर्मल क्या होता ना है? ना, नॉर्मल, नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? आपके पास टेंजेंट वेक्टर का पता है ना आपको? अगर आपके एक्स एक वाई दफा प्लेन फिर में कोई बता दें कर्व, मैम टेंजेंट का भी। एक्स वाई प्लेन में अगर कोई कर्व लें और जो लाइन इस कर्व के एक पॉइंट को टच करती है, दैट इज कॉल्ड द टेंजेंट लाइन, टेंजेंट वेक्टर। ठीक है। और जो जोन सा वाला ओके। टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा, दैट इज नॉर्मल। द नॉर्मल द वेक्टर। नॉर्मल, ये 3 डायमेंशन में होता है ना, बनाते हुए तो जाहिर सी बात है हम यूं बनाते हैं, लेकिन तो ये 3 डायमेंशन में, ठीक है। टेंजेंट जो है वो प्लेन में है, और जो नॉर्मल है दैट इज परपेंडिकुलर टू दैट वन, इनके आपकी 3 डायमेंशन में होता है, ऐसे है। बात समझ आ रही है? लेकिन बनाते हुए हम उसको इस तरह यस मैम। स्केच करते हैं। ओके, अब मैं ये पूछ रही हूँ कि ये आपके सामने मैंने 3D बनाया ना, आई जे के मैंने ले लिए वेक्टर्स। जो एक्स वाई प्लेन है, मेरा एक्स वाई प्लेन, कौन सा वेक्टर है जो कि नॉर्मल है ऑन द एक्स वाई प्लेन, जो कि इस एक्स वाई प्लेन पे नॉर्मल है? जाहिर सी बात है यू जेड। होगा ना, जेड, ठीक है। जो आपका जेड है, और जेड को अगर मैं पढ़ूं, अगर मैं वेक्टर में पढ़ूं, मैंने आपसे ये पूछा कि कौन सा वेक्टर, तो कौन सा है? के होगा। के के इज वेक्टर। नॉर्मल टू एक्स वाई प्लेन, के इज नॉर्मल टू एक्स वाई प्लेन। सिमिलरली अगर मैं पूछूं विच वन इज नॉर्मल, विच वेक्टर इज नॉर्मल टू वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन पे कौन सा नॉर्मल आई। है? आई। और सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं जेड एक्स जो प्लेन है, इस पे कौन सा वेक्टर नॉर्मल है? जे होगा। जे, ठीक है। तो बस ये एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपका रीजन आपको एक्स वाई प्लेन में क्योंकि मुझे नॉर्मल वेक्टर चाहिए होगा ना, आपके जो स्टोक्स थ्योरम है ना, उसमें एक तो आपको किसी फंक्शन का कर्ल चाहिए होगा, जो कि मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखा दिया कि कर्ल ऑफ एनी फंक्शन जब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरी हमें चीज चाहिए होगी नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। जो हम फॉर्मूला लिखने लगे ना, उसमें 2 चीजें, कर्ल ऑफ अ फंक्शन एंड द नॉर्मल वेक्टर। और नॉर्मल वेक्टर आप कहाँ से देखोगे? कि जो आपको रीजन गिवन होगा, ऑब्वियसली बात है, आपको कर्व गिवन होगी, कोई स्क्वायर, सर्कल या जनरल कोई कर्व, जैसे अभी हमने ले ली लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हुए या ग्रीन्स थ्योरम करते हुए, उस तरह की कोई कर्व गिवन होगी, और वो कर्व होगी प्लेन में से। अब प्लेन जो है वो एक्स वाई प्लेन भी हो सकता है, वाई जेड प्लेन भी हो सकता है, जेड एक्स प्लेन भी हो सकता है। अब वहां पे आपने लिखना है क्या चीज? नॉर्मल वेक्टर। अगर आपको एक्स वाई प्लेन गिवन हुआ तो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? एन इज इक्वल टू क्या होगा? के। के, ठीक है। अगर एक्स वाई प्लेन है तो नॉर्मल वेक्टर होगा के। अगर आपके पास वाई जेड प्लेन हुआ, अगर आपके पास वाई जेड प्लेन हुआ, फिर नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? आई। आई, ठीक है, आई। और सिमिलरली अगर आपके पास एक्स जेड प्लेन हुआ तो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? जे। जे, ठीक है। तो बस ये एक चीज, तो आपका जो फार्मूले में जितनी भी रिक्वायरमेंट थी ना, 2 ही चीजें रिक्वायर्ड थी, एक कर्ल ऑफ अ फंक्शन और एक